सर मेरा जेई एडवांस क्लियर हो पाएगा कि नहीं? मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं बन पा रहे हैं, कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो। कभी फॉर्मूला गलत लगा देता हूँ, कभी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो जाता है, कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, कभी कुछ गड़बड़ कर देता हूँ, कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, और अल्टीमेटली मेरे नंबर नहीं बन पा रहे मॉक टेस्ट में। तो क्या फाइनल एग्जाम में भी मेरे साथ यही हालात होने वाला है? और अभी जो हो रहा है, जो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन पा रहे हैं, उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस खराब हो चुका है। अब क्या करें? तो आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे मेथडोलॉजी के बारे में बातचीत करेंगे। मैं तुम्हें एक ऐसे मेथड के बारे में बताऊंगा जो ट्रायल एंड टेस्टेड है, मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया हुआ है, और जिसको अगर तुम लोग तरीके से फॉलो करो ना, तो मैं सच बता रहा हूं, तुम्हारा धीरे 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 तुमको अपने अंदर में इंप्रूवमेंट दिखेगी, है ना। मॉक टेस्ट में इंप्रूवमेंट तुमको दिखेगा, और फाइनली जब तुम्हारा जेई एडवांस्ड रहेगा तो तुमको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और अल्टीमेटली तुम एक अच्छा स्कोर लेके आओगे। अल्टीमेट हमारा गोल तो वही है ना, जेई एडवांस हमें अच्छे से क्लियर करना है। तो देखो, सबसे पहली बात कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर अभी तक तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई, मैं मॉक टेस्ट अभी नहीं दूंगा। तो पहले बात बच्चों, तैयारी कभी भी 100% नहीं होती है। तुम लास्ट अगले 2 महीने तक भी तैयारी करते रहोगे ना, एग्जाम से एक सप्ताह पहले भी तुमको लगेगा कि नहीं, मैं थोड़ा और रिवाइज कर लेता हूं, वो भी रिवाइज कर लेता हूं, ये भी रिवाइज कर लेता हूं, और रिवीजन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। इतना वास्ट तुम्हारे पास सिलेबस है। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की सिलेबस देखी जाए जेई एडवांस्ड के लिए, तो बहुत वास्ट सिलेबस है। तो कभी भी तैयारी पूरी तरह से 100% कंप्लीट नहीं होगा। जो भी तुम्हारी तैयारी है, बस उसी उसी से तुमको मॉक टेस्ट देना है। बहुत लोग अवॉइड कर रहे हैं मॉक टेस्ट को, है ना। मॉक टेस्ट हम लोग देंगे तो हमारे नंबर अभी नहीं बन पाएंगे, तो अभी छोड़ देते हैं, मॉक टेस्ट अभी नहीं देते हैं। देखो बच्चों, मॉक टेस्ट से अभी तुमको डर लग रहा है, जो चीज तुम्हें डरा रहा है उसको फेस करना सीखो। अभी अगर तुमने उसको फेस नहीं किया, और एग्जाम से एक सप्ताह पहले अगर फेस किया, और उस समय जो गड़बड़ी होगी, जो मैं तुमको बताऊंगा अभी, अगर वो गड़बड़ी उस समय हो जाती है, तो वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को इतना लो कर देगा कि तुम एग्जाम में जाने के हालत में नहीं रहोगे। तो अभी से क्यों ना उसको हम लोग क्योर कर ले। प्रॉब्लम को जब तक फेस नहीं करोगे, जब तक प्रॉब्लम तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, है ना। प्रॉब्लम तुमको दौड़ाता रहेगा पीछे तरफ से। जिस दिन तुमने उसको फेस कर लिया ना एक बार, प्रॉब्लम को आजा देखता हूं, उस दिन से प्रॉब्लम देखो गायब हो जाएगा, वो निकल ही जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को, कि जो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ पा रहे हैं, उसको हमें कैसे रिजॉल्व करना है। तो जो मेथडोलॉजी मैं तुमको बता रहा हूं, इसको बेसिकली हम लोग जब भी तुम कोई एक मॉक टेस्ट देते हो, है ना, मॉक टेस्ट देना इज नॉट इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट देने के बाद का जो एनालिसिस है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब वो एनालिसिस में हमें क्या करना है, बेसिकली हम लोग जो क्वेश्चन सही हो गए, जो क्वेश्चन सही हो गए वो तो बहुत अच्छी बात है। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, हर एक क्वेश्चन को तुमको एनालिसिस करना है कि ये क्वेश्चन मेरे से गलत क्यों हुआ है ना। और बेसिकली इसको तुमको कैटेगराइज करना है 4 पार्ट में, कि ये क्वेश्चन मेरे से गलत क्यों हुआ है। और हम लोग एक एक कैटेगरी के बारे में जानेंगे कि ये कैटेगरी, अगर तुम उस कैटेगरी में अगर तुम्हारा वो गलत हुआ वो क्वेश्चन अगर फॉल करता है, तो उसके लिए तुम्हारे पास रेमेडी क्या है, क्या उसका समाधान है ना। तो फर्स्ट कैटेगरी तुमको जिसमें कैटेगराइज करना है, हम लोग सीधे डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं, कि फर्स्ट कैटेगरी में आएगा तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन जो तुमने कॉन्सेप्चुअल, जिसमें मिस्टेक किया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, है ना। कुछ कॉन्सेप्चुअली तुमने कुछ मिस्टेक कर रखा है ना। लगाना था कुछ, लगा दिए तुमने कुछ, है ना। सपोज जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगना चाहिए था, फिर भी तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम उसमें लगा दिया, ऐसा इस टाइप का। जिसमें तो कुछ और लगाना चाहिए था, तुमने कुछ और लगा दिया। सारे सब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है ना। मान लो मतलब जहां पर कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो, ऐसे जगह पे तुमने वहां पर मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व कर दिया। तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक जो तुमने कर डाले, है ना, कुछ भी हो सकता है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, मैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। तो पहले उसको कैटेगराइज करना है कि हाँ, मैंने ये कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर दिया। अब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मतलब क्या होगा, कि कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की वजह से तुम्हारा प्रॉब्लम वो जो है, जो तुमने सॉल्व किया वो गलत हो गया। अब क्या करना है तुमको, देखो मैं पहले बताया कि 100% तैयारी नहीं होती है ना। कोई भी चैप्टर तुम्हारा 100% नहीं आता है। अब देखना है तुमको कि कॉन्सेप्चुअल जो मिस्टेक हुआ है वो तुम्हारा, वो किसकी वजह से हुआ है। मतलब तुमने क्या वो चैप्टर छोड़ रखा है, इंटेंशनली वो चैप्टर छोड़ रखा है। अगर इंटेंशनली वो चैप्टर छोड़ रखा है तो ठीक है, तो जाने दो, है ना। वो पर्टिकुलर एक चैप्टर तुम्हारा अगर मतलब स्कोरिंग चैप्टर पे अंदर नहीं फॉल करता है, तुम्हारे फेवरेट चैप्टर के अंदर फॉल नहीं करता है, मान लो कुछ रिजिड बॉडी डायनामिक्स आ गया जो तुमने छोड़ रखा है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स से मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, तो वो हटा दो। कॉन्सेप्चुअली अगर तुमने गलत किया है ना, गलत किया है या क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, दोनों मैं बात कर रहा हूं, है ना। कॉन्सेप्चुअली तुमने गलत किया है या अटेम्प्ट नहीं किया है, दोनों मैं उस कैटेगरी में रख रहा हूं, है ना। तो जो तुमने तैयारी नहीं की है, जो चैप्टर तुमने छुआ ही नहीं, उसको हटा दो। लेकिन
अगर तुमने वो चैप्टर पढ़ रखा है, कवर कर रखा है, उसके बाद भी वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक तुम करके आए हो, है ना, या तो उसमें तुमको क्या करना है, उस जगह पे तुमको करना है कि वो कॉन्सेप्ट को, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, सिर्फ ये नहीं कि पूरा चैप्टर रिवाइज करने जाओ, बहुत टाइम लग जाएगा। रिवीजन तुम हर एक चैप्टर को, हर एक उसको नहीं कर सकते हो, है ना। वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जाके बस तुम रिवाइज कर लो। इसका रेमेडी सीधा सीधा वही है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुआ है तो वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ही रिवाइज कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो, एक बार देख लो फटाफट। ज्यादा टाइम उसमें नहीं देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है क्योंकि तुम हर एक, मैं बता रहा हूं कि हर एक चीज को तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास में। एक सिरे से तुम रिवाइज करने जाओगे, दूसरे सिरे से तुम भूलते जाओगे, है ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सपोज तुमने कोई एक चैप्टर तैयार किया, कोई पर्टिकुलर चैप्टर जो तुमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, अब तुम्हें नहीं पता है कि उस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट मॉक टेस्ट तुमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि तुमको बताएगा कि हाँ इस चैप्टर में इस जगह से फोकस होगा, इस कॉन्सेप्ट से फोकस होगा। तो तुमने अल्टीमेटली क्या किया, उस मॉक टेस्ट के जरिए तुमने वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया। छोटी सी बात लग रही है बट ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस चीज को समझो कि हम लोग क्यों उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, है ना, वो हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो वो एक कैटेगरी हो गया। सेकेंड कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, क्या तुम्हारे जो क्वेश्चन गलत हुआ वो बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद नहीं रहने की वजह से, या कुछ फॉर्मूला याद नहीं रहने की, फॉर्मूला या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद नहीं रहने की वजह से वो छूटा है। तो इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ये जो सेकंड कैटेगरी है जिसको तुमको कैटेगराइज करना है। मैं क्या करता था, मैं जब कोटा में जब था, मैं तैयारी कर रहा था तुम्हारे जैसे, तो मैं अपने अंदर ये सोच के बैठा था ना, मैं यहां पर कुछ भी नहीं रटूंगा, मेरे को हर चीज समझना है, मैं समझ के हर चीज को करूंगा। तो इसी चक्कर में क्या हुआ ना, जब स्टार्टिंग में वो पढ़ाया गया था, काइनेमेटिक्स पढ़ाया गया, तो जो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस थे, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इक्वल्स टू u प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। अब मैंने सोचा कि बस इसी से मैं काम लूंगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ भी दूसरा फॉर्मूला, मैं रेंज का फॉर्मूला याद नहीं रखूंगा, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद नहीं रखूंगा, मैं कुछ भी फॉर्मूला नहीं याद रखूंगा, सब डिराइव तो कर सकता हूं मैं, क्यों, मतलब मिनिमम से मिनिमम मैं याद रखूंगा, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन तुझे पता है, बाकी सब मैं डिराइव करूंगा। ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा जेई एडवांस्ड के केस में कि यार तुम्हारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा ना, वो सीधा स्टैंडर्ड, मतलब ये तो मान के चलते हैं कि तुम्हें ये जो बेसिक सा चीज आना चाहिए, और वहां से तुम्हारा क्वेश्चन असली में वो क्वेश्चन स्टार्ट ही वहां से होगा जहां से तुम डिराइव करके पहुंचना चाह रहे हो। क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट होगा, उसके आगे तुम्हें और ऊपर चढ़ाई करनी है, क्वेश्चन बनाने के लिए तुमको उससे बहुत ऊपर जाना है। लेकिन वो जो चीज है, वो जो तुम सोच के बैठे हो कि मैं ये चीज डिराइव करूंगा एग्जाम में, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। और मैं सच बता रहा हूं, तुम करके देख लेना, अगर तुम वहां पर वो चीज डिराइव करने का, तुम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने गए, एस इक्वल्स टू u प्लस हाफ एटी स्क्वायर से टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा। लेकिन वो तुम अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने गया, तुम्हें पता नहीं है, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर का लेयर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहां से, है ना। फिर वहां पर फंस के रह जाओगे तुम, अरे यार मैं पहले ये निकालता हूं, बहुत घिचपिच हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, और इस चक्कर में तुमसे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा कोई ऐसा मिसिंग कंपोनेंट है, क्वेश्चन अगर तुमको देख के पता चलता है मॉक टेस्ट में कि मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रहने चाहिए, ये पर्टिकुलर याद रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आगे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वो चीज तुमको वहां पर तुमको ये चीज को क्योर करना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वाला फॉर्मूला बोलो या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अगर बोलना चाहते हो, जो भी बोलना चाहते हो, सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, है ना। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी, जब मैं कोटा वही गया था, तो मेरे रूम में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी कि हमें स्टैंडर्ड डेरिवेशंस तो हमें पता होनी चाहिए, बट जो फॉर्मूले या स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो हमें रटे होने चाहिए। मुझे रटे होने वाले से बहुत तकलीफ थी, बट बाद में मुझे समझ में आ गया कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको तो करना पड़ेगा, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। तो ये बात हम लोग कर लिया, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। थर्ड, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन मिस्टेक जो हो जाते हैं तुमसे, सिली मिस्टेक बोल के हम लोग बहुत बहुत बार प्राउड महसूस करते हैं कि यार मेरे से सिली मिस्टेक हो गया, क्या मैं कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं करता, मैं सिली मिस्टेक करता हूं, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं मैं, कॉन्सेप्चुअल तो मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन बेटा यही जो चीज है, ये सिली मिस्टेक या जो कैलकुलेशन मिस्टेक जो है, वो तुम्हारी टांग को इतनी जोर से खींचेगा ना कि तुम सीधा एडवांस के जो
इसमें से जो भी कंपटीशन है उससे सीधा आउट हो जाओगे। इसीलिए ये जो कैलकुलेशन मिस्टेक है या सिली मिस्टेक हो, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और वो आइडेंटिफाई होगा तुम्हारे मॉक टेस्ट के जरिए कि तुम किस तरह के सिली मिस्टेक करते हो, है ना। एक चीज मैं तुमको बता देता हूं, हर इंसान के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिस्टेक करने की एक टेंडेंसी होती है। अगर वो कर रहा है मतलब वो करता रहेगा, उसके वो अंदर दिमाग के कहीं किसी कोने में वो गंदगी छुपी हुई है ना। जैसे कोई, मैं सिंपल सी बात करता हूं, मतलब बहुत सारे ऐसे चीजों, बहुत सारे ऐसे जगह गलती कर सकते हैं। कोई 3 स्क्वायर को हड़बड़ी में 6 लिख देगा। 3 स्क्वायर पता है उसको, मतलब बहुत छोटी सी चीज है, 3 स्क्वायर इज 9, लेकिन उसको पता है, लेकिन वो हड़बड़ी में 6 लिखेगा। और ऐसा इंसान क्या करेगा ना, एग्जाम में वो जरूर गलती करके आएगा, क्योंकि उसकी वो टेंडेंसी हो चुकी है, वो चीज उसके कहीं ना कहीं अंदर दिमाग में बैठ चुका है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है कि 3 स्क्वायर इज 6। वो फटाफट में हड़बड़ी में उससे वही गलती होगी, बार बार गलती होगी। मेरे से भी होती थी ऐसी गलती, बार बार गलती होती है। तो 3 स्क्वायर इज जो 9 होता है, ये किसी और के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, बट तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि तुम उस तरह की गलती करते हो। तो एक चार्ट तुम्हारे घर पे होना चाहिए, एक चार्ट होना चाहिए जिसमें तुम्हारी जो जो सिली मिस्टेक तुम करते जा रहे हो वो तुम्हारे लिखते जाओ, एक चार्ट बना लो, और उसको तुमको हर दिन रिवाइज करना है। 3 स्क्वायर इज 9 तुम्हारे जहन में इस तरह से बस जाना चाहिए कि कभी कोई रात में तुमको लात मार के नींद से उठा दे तो 3 स्क्वायर पूछे तो भी तुमको 9 अंदर से बोलना चाहिए। सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, 3 स्क्वायर एक जस्ट एग्जांपल हो गया। किसी को सपोज तुम साइन एक्स का डेरिवेटिव लेते हो तो कॉस एक्स बनता है। बहुत लोग कॉस एक्स का इंटीग्रल करते हैं तो माइनस साइन एक्स लिख देते हैं, है ना। तो इस तरह के मिस्टेक हो जाती है, बहुत बार ऐसा दिमाग में बैठ जाता है। तो इस तरह का अगर मिस्टेक तुमसे हो रहा है कहीं पे, तो उसको तुमको अभी के अभी रेक्टिफाई करने की जरूरत है। जो तुम्हारे बचे हुए जो टाइम है उसमें तुमको आइडेंटिफाई करना है, इसको रेक्टिफाई करना है। कैसे होगा, एक चार्ट बनाओ और हर दिन उस पे जो जो तुमसे जो भी मॉक टेस्ट देते हो उसमें जो भी सिली मिस्टेक होता है, यहां तक कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर्मूला और जो भी गलती होता है वो चीज तुम उसमें लिख दो, क्योंकि वो गलती तुमसे होने के चांसेस हैं। बहुत मतलब फोकस करके अगर बैठोगे या फिर बहुत अच्छे माइंड से बैठोगे तब शायद वो गलती ना हो, बट थोड़ा सा भी तुम्हारा फोकस इधर उधर हिला या फिर थोड़ा सा भी तुमने उसको लाइटली लिया तो वो तुमसे गलत होता हुआ निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और उसकी वजह से रैंक जो है ना, मतलब जहां तुमको मान लो +4 आने चाहिए वहां पर -2 आ रहे हैं, मतलब तुम सीधे सीधे 6 नंबर पीछे हो गए। उससे अच्छा कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना होता, है ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने कर लिया, या फिर एक सिंपल सा इजी क्वेश्चन भी तुमने कर लिया, इजी क्वेश्चन कर लिया जिसको सारे बच्चे कर चुके हैं, और तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक में वो गलती कर दी, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से वो गलती कर दिया, बाकी बच्चे तुमसे आगे निकल गए 6 नंबर। तो बहुत ध्यान देना है, कैलकुलेशन मिस्टेक जो होता है ना, प्राउड महसूस मत करो। अभी 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 जो तुम्हारे चार्ट पेपर में जो तुम्हारे घर पे जो टंगने वाला है उस पर अभी लिखने में तुम कोई गलत महसूस मत करो। अगर वही गलती तुमसे एग्जाम में हो गया ना तो फिर इतना रोते हुए बाहर निकलो। बहुत लोग ऐसे रोते हुए निकलते हैं एग्जाम से बाहर। ये जो सिली मिस्टेक वाला होता है ना, बहुत लोग ऐसे निकलते हैं। तो इसको हमें रेक्टिफाई करना है। कैसे करना है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट कैटेगरी जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग किस तरह से एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। जेईई एडवांस्ड स्पेशल बनाऊंगा। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत बार तुम देखोगे एग्जाम से बाहर निकले बच्चे क्वेश्चन, अरे मेरा क्वेश्चन ही छूट गया, 6-7 क्वेश्चन तो छूट गए, अरे मैंने वो पीछे वाला तो पढ़ ही नहीं पाया क्योंकि मैं बाकी क्वेश्चन में फंस के रह गया, है ना। कोई एक ऐसा प्रॉब्लम में फंस के रह गया जिसकी वजह से मैं बाकी क्वेश्चन टच भी नहीं कर पाया। तो ऐसे सिचुएशन एराइज ना हो इसके लिए हमें मॉक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। लेकिन टाइम मैनेजमेंट को हम लोग किस तरह से कंट्रोल करेंगे इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। अगर अभी तुमको तुरंत में भी देखना चाहते हो तो मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था लास्ट ईयर। उसमें मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाया कि किस तरह से हम लोग टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा कि हम लोग किस तरह से टाइम मैनेजमेंट, इस वीडियो में हम लोग वो चीज कवर नहीं कर पा रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं तुमको बताऊंगा कि टाइम तुम्हारा मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे तुमको उसको करना है जेईई एडवांस्ड स्पेसिफिक, है ना। तो ये 4 बेसिकली कैटेगरी में तुम्हें डिवाइड करना है। हर एक का मैंने सॉल्यूशन बता दिया कि किस तरह से तुमको उसको ओवरकम करना है, किस तरह से उसको रेक्टिफाई करना है। तो होप मैंने तुमको जो भी बताया इसमें ये तुम्हारी जो रैंक है, अल्टीमेटली तुम्हारा जो स्कोर है उसको बूस्टअप करने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअल प्रोसेस है, अचानक से एक दिन में रिजल्ट नहीं आएगा। 3, 4, 5 मॉक टेस्ट देते देते तुम्हारा ये तुमको चेंजेस दिखने लगेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली ये तुम्हारे रैंक को बूस्ट करेगा। और चलो इसी आशा के साथ हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग। थैंक यू सो मच।